हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि बीएचयू का ओल्ड पेपर है। 22 सितंबर 2019 में पूछा हुआ पेपर है नर्सिंग ऑफिसर का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर ट्रैकियल इंक्यूबेशन ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 6 ईयर अनकप्ड ट्रैकियल ट्यूब ऑफ विच फॉलोइंग साइज वुड बी अप्रोप्रिएट। देखिए, एक 6 वर्षीय बच्चे में ट्रैकियल इंक्यूबेशन करना है। इस प्रकार से अनकप्ड ट्रैकियल ट्यूब इसमें डाली जाती है 6 वर्ष के बच्चे में, श्वास नलिका में। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रकार की कितने साइज की अनकप्ड इसके लिए उपयुक्त होगी बच्चे के लिए। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब बच्चा 8 साल से नीचे का हो तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक बिना कफदार अंतः श्वास नलिका, जिसको कि ट्रैकियल इंक्यूबेशन कहते हैं, उसको बच्चे के श्वास नली में डाला जाता है। तो इसलिए, और जो इसका आकार होता है वो होता है 5.5 मिलीमीटर आईडी। 5.5 मिलीमीटर का होता है ये। तो बिना कफदार ट्रैकियल ट्यूब होती है, इसको डाला जाता है 5.5 मिलीमीटर आईडी में। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि 8 वर्ष से नीचे के हैं, सभी में अनकप्ड ट्रैकियल ट्यूब ही प्रयोग करेंगे। कफ वाली ट्रैकियल ट्यूब प्रयोग करने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो क्रिकॉइड होती है वो क्रिकॉइड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाने वाला एक बहुत ही संकीर्ण मार्ग होता है या बहुत ही कंस्ट्रिक्ट एरिया होता है, जिसके कारण इसमें कफ अनावश्यक हो जाता है। तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं 8 वर्ष से नीचे के, उनमें अनकप्ड ट्रैकियल ट्यूब ही इंक्यूबेट की जाती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, और जो इसकी साइज होती है वो होती है 5.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, इस प्रश्न को हम देखते हैं। हीमोफीलिया ए इज करेक्टराइज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होने वाली बीमारी है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी, हम आपके लिए बता दें, जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है चोट लगने के बाद और खून बहता रहता है। तो ये किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ऑप्शन बी फैक्टर 8, फैक्टर 9, जीपी सेकंड बी, थर्ड ए फैक्टर। देखिए, जो हीमोफीलिया ए जो जिस फैक्टर की कमी से होता है वो फैक्टर होता है फैक्टर 8। अब यदि कभी भी एग्जाम में हीमोफीलिया बी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 की कमी से होता है। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हीमोफीलिया ए आएगा, हो सकता है आगे के एग्जाम में हीमोफीलिया बी भी पूछ सकते हैं। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं होती है। ब्लड क्लॉट यह एक प्रकार की। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। गर्भाशय की नॉर्मल पोजीशन क्या है इनमें से। एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स्ड, ऑप्शन बी रिट्रोवर्टेड, रिट्रोफ्लेक्स्ड, रिट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, रिट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। देखिए, तो गर्भाशय की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो इस प्रकार से होती है। मींस ये आगे की ओर झुका हुआ होता है, आगे की ओर इसका झुकाव रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, आगे की ओर झुका हुआ और आगे की ओर मुड़ा हुआ। और जो रिट्रोवर्टेड होता है ये उल्टा होता है, पीछे की ओर झुका हुआ कहते हैं इसको। तो ये कंडीशन इसमें नॉर्मल नहीं मानी जाती है। जो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है वो होती है एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 34-year-old female has 3-month history of disturbed sleep with early morning awakening, decreased appetite, lethargy, multiple body pains, feelings low and worthlessness. Most appropriate treatment in this case will be। एक 34 वर्षीय महिला है जो कि 3 माह से जिसकी नींद डिस्टर्ब चल रही है और वह बहुत जल्दी उठ जाती है, उसको भूख भी बहुत कम लगती है, अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही है, शरीर में पेन हो रहा है और एनर्जी भी उसकी कम है।
तो इस कंडीशन में ये क्या इंगित करता है, इस महिला में किस प्रकार की बीमारी है जिससे कि उसके ट्रीटमेंट कराया जाए। तो ये बीमारी है एक प्रकार की डिप्रेशन की बीमारी, इसलिए डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट दवाएं चलती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टू शुगर्स, ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड सुक्रोज। देखिए लैक्टोज में कौन कौन सी दो शर्कराएं होती हैं। हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सैकेराइड्स भी इनको बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड मीन्स होता है जब एक ही शुगर का अणु हो, और डाइसैकेराइड जिसमें दो शुगर के अणु हो, और पॉलीसैकेराइड जिसमें दो से ज्यादा हो। तो मोनोसैकेराइड्स में आपका ये ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज आ जाता है, डाइसैकेराइड में लैक्टोज आ जाता है, और पॉलीसैकेराइड में सेल्यूलोज आता है। क्योंकि सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट के कई छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। और तो इसमें जो बात हो रही है लैक्टोज की, तो लैक्टोज पहली बात तो ये डाइसैकेराइड है और इसमें दो शर्कराएं पाई जाती हैं। अब वो दो शर्कराएं कौन कौन सी होती हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 25-year female presents with repeated vomiting and several episodes of low-grade fever. On examination, she was ecteric and had right upper quadrant pain. She also gives history of recently returning from the area where she had poor hygienic and sanitary condition. What is the most likely diagnosis? Option A, osteomyelitis. Option B, enteric fever. Option C, hepatitis A infection. Option D, tuberculosis. इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक 25 वर्षीय महिला है, उसको बार बार उल्टी हो रही है और लो ग्रेड का फीवर चढ़ता है उतरता है। जांच करने पर उसको पीलिया निकलता है और दाहिने ऊपर क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है। दाहिने ऊपर क्वाड्रेंट मतलब जैसे ये शरीर है तो ये दाएं साइड मतलब ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे चूंकि लीवर ही होता है तो ये मान के चलिए कि लीवर की प्रॉब्लम इसको है, क्वाड्रेंट में दर्द हो रहा है। और यह महिला हाल ही में ऐसे क्षेत्र से लौटकर आई है जहाँ की जो हाइजीनिक कंडीशन है या जहाँ की जो स्वच्छता की स्थिति है वो बहुत ही खराब है। तो इस कंडीशन में क्या बीमारी इस महिला को होने की संभावना है या कौन से डायग्नोसिस उसको संभावित निदान में किया जाएगा। तो देखिए ऐसी महिला जिसको उल्टी भी बार बार हो रही हो और पीलिया भी है और लीवर के साइड में दर्द भी हो रहा है, इसके अतिरिक्त पुअर हाइजीनिक अस्वच्छ जगह से वो लौट कर के आई है, तो ये इंडिकेट करता है हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन को। क्योंकि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन पुअर हाइजीनिक कंडीशन में होने वाला सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस। अभी हेपेटाइटिस ये 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी, जो मेनली ए बी सी डी ई। और इसमें जो हेपेटाइटिस ए होता है इसको पहले इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस के रूप में भी जाना जाता था। और ये हेपेटाइटिस ए वायरस से होने वाला एक हेपेटाइटिस है। और इसमें इस प्रकार के जो हेपेटाइटिस में जो संचरण का तरीका होता है वो होता है मेनली ओरोफिकल रूट। ओरोफिकल रूट से ये फैलता है हेपेटाइटिस। ये सबसे अधिक ओरोफिकल रूट से फैलने वाला हेपेटाइटिस है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, When a nurse is performing a surgical hand hygiene, she must keep hand below elbows at 45-degree angle above elbows in a
एंड लास्ट ऑप्शन है इन ए कंफर्टेबल पोजीशन। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। इस प्रकार की स्थिति में जिसमें एक नर्स सर्जिकल हैंड हाइजीन कर रही है, उसको अपने हाथ कोहनी के ऊपर या एल्बोस के ऊपर रखने चाहिए, जिससे कि हाथ में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो पाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपायर्ड एयर इज 16%, 0%, 12%, 10%। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो हवा बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन, फेफड़ों से बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो जो हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है उसको इस कंडीशन को एक्सपायरेशन बोलते हैं। और एक्सपायरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होती है वो होती है 16%, जबकि इंस्पायरेशन के टाइम पर जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन होती है वो होती है 21%। तो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो दो रूपों में पाई जाती है, एक तो O2 के रूप में और O3 के रूप में। मींस ऑक्सीजन और ओजोन के रूप में वायुमंडल में ऑक्सीजन पाई जाती है। सर्वाधिक मात्रा में जो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन 78%। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है 21%, वो होता है ऑक्सीजन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब बाहर वायु जाती है फेफड़ों से उसमें ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन, the appendix is located in the right iliac fossa, the right antecubital fossa, the left antecubital fossa, the left iliac fossa। देखिए जो अपेंडिक्स होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, उसकी स्थिति यहाँ पर पूछी गई है। जो अपेंडिक्स की स्थिति होती है वो होती है राइट इलियक फोसा में। पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है इसमें स्टोमक जैसे इस प्रकार से बना हुआ होता है। तो इसके यदि हम पार्ट करते हैं तो ऐसे 3 पार्ट हो जाते हैं। इसमें जो नीचे का जो रीजन है या जहां पर ये अपेंडिक्स होती है इसको बोलते हैं राइट इलियक रीजन। इसके ऊपर वाले भाग को राइट लंबर बोलते हैं और उससे ऊपर वाले भाग को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोला जाता है। जो बीच वाला भाग है इसको अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं और अम्बिलिकल रीजन से ऊपर वाले भाग को एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं और अम्बिलिकल रीजन से नीचे वाले भाग को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोला जाता है। जिस प्रकार से ये राइट इलियक रीजन है उसी प्रकार से यहाँ पे लेफ्ट इलियक रीजन होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा स्टोमक होता है इसको लगभग 9 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो अपेंडिक्स होती है ये यहाँ पर पाई जाती है राइट इलियक फोसा में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs is used to reverse the action of skeletal muscle relaxant। निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंकाल पेशी शिथिलक की क्रिया को उलटने के लिए प्रयोग की जाती है। फाइसोस्टिग्मीन, पायरिडॉक्सीटामाइन, एट्रोपिन, नियोस्टिग्मीन। तो जो इस काम में प्रयोग होती है कि रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट की क्रिया को उलट दे, रिवर्स कर दे, तो वो दवा है नियोस्टिग्मीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।